हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी, मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, इंडियन पॉलिटी की, भारतीय राज्य व्यवस्था की। और उसके अंदर हम सबसे पहले चैप्टर करेंगे प्रियम्बल। देखिए स्टूडेंट्स, आज से हमने सीरीज शुरू की है। आप किसी भी एग्जाम की स्टडी कर रहे हो, आप किसी भी एग्जाम की स्टडी करते हो, आप किसी भी एग्जाम की स्टडी कर रहे हो, चाहे एसएससी की कर रहे हो, आप स्टेट की कर रहे हो, किसी भी राज्य की कोई परीक्षा की कर रहे हो, एसएससी, यूपीएससी, आईएएस तक के एग्जाम की आप अगर स्टडी कर रहे हो, तो आपके लिए ये वीडियोज, हमारी जो इस सीरीज की जो वीडियोज होंगी वो इक्वली बेनिफिशियल होगी। आपको अगर लगता है कि हमारी वीडियोज आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप हमारी सीरीज को पूरा देखें, ठीक है, और हर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो चलिए हम आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है प्रियम्बल। हम इस चैप्टर को करेंगे, पर उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए स्टूडेंट्स की प्रियम्बल होती क्या है, प्रस्तावना क्या होती है। आप एक एग्जांपल से समझिए। देखिए, आप मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट या फिर कोई भी एक ऐसे लिख रहा है, जैसे कि हमारा इंडिया पे एक ऐसे लिख रहा है, भारत पे एक निबंध लिख रहा है, ठीक है। तो जब निबंध लिखेगा वो 4 या 5 पेज का, 1 पेज का, 2 पेज का, जितना भी उसने लिखा है, तो उसके अंदर सबसे पहले शुरुआत में 2-3 लाइनों में भूमिका लिखी होती है, एक इंट्रोडक्शन लिखा होता है कि हम इस ऐसे में क्या बताएंगे। जैसे कि हम उसके अंदर बताएंगे कि भारत एक महान देश है, ठीक है, भारत में अनेक विभिन्नताएं, अनेक संस्कृतियां, अनेक भाषाएं, उन सब के बारे में हम इस निबंध के अंदर जानेंगे। तो सबसे पहले भूमिका लिखी होती है ना, ठीक है। तो इसी प्रकार ये प्रस्तावना है। हर देश का अलग अलग संविधान होता है, हर देश का अलग अलग संविधान होता है, और संविधान के शुरुआत में जो एक संविधान का सार लिखा होता है, एक भूमिका लिखी होती है, उसी को प्रस्तावना कहते हैं। इस प्रस्तावना के अंदर संविधान के उद्देश्यों को लिखा होता है, यानी कि निबंध में हमने जो लिखा था कि विभिन्नताएं, संस्कृति, इन सब चीज़ों का हम इस निबंध में देखेंगे। तो इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि पूरे संविधान के हम उद्देश्य क्या है। संविधान बना तो है, पर वो किस लिए बना है, उसके क्या उद्देश्य हैं, क्या करना है उसे बन के, और क्या लक्ष्य हैं देश के लिए, उसे आके क्या करना है, आने वाली सरकारों को क्या करना है, ये सब चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं, ठीक है। और अमेरिका के संविधान के अंदर सबसे पहले इसको अपनाया गया था प्रस्तावना को, और वहीं से भारत ने भी और बाकी कंट्रीज ने भी अमेरिका के बाद में इसे प्रस्तावना को संविधान के अंदर अपनाया। एक चीज और समझिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को आप सभी जानते हैं, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री भारत के। तो उन्होंने जब हमारा संविधान बना ना, उससे पहले, संविधान लागू होने से पहले उन्होंने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था संविधान सभा में। उन्होंने कहा था कि हम ऐसा संविधान बनाएंगे कि सभी लोगों को कोई भेदभाव ना हो, पहली बात तो, ठीक है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना हमने, ठीक है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, उच्च जाति है, निम्न जाति है, उनमें कोई भेदभाव नहीं करना, सबको न्यूनतम सुविधाएं मिले, ठीक है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सबको न्याय मिले, ठीक है, ये सब चीजें, और किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, इस तरह कुछ उद्देश्य प्रस्ताव रखा था संविधान सभा में पंडित नेहरू ने। तो उसी प्रस्ताव से ये प्रियम्बल बनी है, यानी कि जो प्रस्तावना है, इसको उद्देशिका भी कहते हैं। ये उद्देशिका वहीं से ली गई है, उसी उद्देश्य प्रस्ताव से, ठीक है। उसी का कुछ पार्ट इसके अंदर, लगभग पार्ट इसके अंदर है। तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रस्तावना के 4 मूल तत्व बताए जाते हैं। कितने मूल तत्व? 4। पहला आता है मूल स्रोत, सेकंड आता है स्वरूप या प्रकृति भी कह सकते हो आप, थर्ड आता है उद्देश्य, फोर्थ आता है तिथि, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं मूल स्रोत। और एक चीज और देखिए, N.A. पालकीवाला नाम के एक एडवोकेट हुए, जिन्हें आप सभी जानते भी होंगे शायद, अगर नहीं भी जानते तो मैं बता देता हूँ। N.A. पालकीवाला नाम के एक प्रख्यात एडवोकेट रह चुके हैं। तो उन्होंने कहा था कि जो प्रस्तावना है ना, वो संविधान का परिचय पत्र है। क्या है? संविधान का परिचय पत्र, ठीक है। तो देखिए मूल स्रोत के अंदर क्या लिखा है। प्रस्तावना जब आप पढ़ेंगे, आप कोई भी एनसीईआरटी उठा लीजिए। अगर आपको नहीं पता प्रस्तावना, आपने कभी पढ़ी नहीं है, या फिर आप पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ना ही नहीं चाहते, वैसे आप अगर ये वीडियो देख रहे हो, आप कोई भी एनसीईआरटी उठा लीजिए, ठीक है, एसएसटी की, साइंस की भी उठा लीजिए, मैथ की भी उठा लीजिए, शायद उनमें भी लिखा होता है। उनमें भी जब आप शुरुआत में
बुक के शुरू के कोई 2-3 पेज के या फिर फर्स्ट सेकंड पेज पर आप जब देखेंगे तो प्रियम्बल लिखी होगी, या फिर हिंदी है तो प्रस्तावना लिखी होगी, या उद्देशिका लिखी होगी। वो प्रस्तावना, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के नहीं पढ़ना चाहते, वैसे अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और मूल स्रोत, हाँ, उसके अंदर सबसे पहले क्या लिखा होता है, हम भारत के लोग। क्या लिखा होता है स्टूडेंट्स, हम भारत के लोग। ये क्यों लिखा होता है? देखिए, हम भारत के लोगों से इसमें क्या मतलब है, जो लोग 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, जो मतदाता हैं, जिन्हें वोट देने का अधिकार है, वो, ठीक है। यानी कि ये मूल स्रोत है किसके, लोकतंत्र के। हर लोकतंत्र के, कोई भी लोकतंत्र है, उसकी समुच्ची शक्ति, उसकी संपूर्ण शक्ति जनता में निहित होती है। हम भारत, मतलब भारत की बात कर रहे हैं तो हम भारतीयों में पूरी लोकतंत्र की शक्ति है, वो निहित है हमारे अंदर, ठीक है। हमने ही लोकतंत्र को बनाया है, हमने ही संविधान को बनाया है। पर स्टूडेंट्स, आप समझिए कि हम खुद तो नहीं गए थे ना संविधान बनाने में, मैं खुद तो नहीं गया था, आप तो नहीं गए थे ना। किसने बनाया? ये हमारे प्रतिनिधियों ने बनाया। हमने तो जनता के प्रतिनिधि को चुन दिया, हमने एमएलए को चुन दिया, हमने एमपी को बना दिया, सांसद बना दिए, एमएलए बना दिए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बना दिए, ठीक है। और वो प्रतिनिधि कहलाए किसके, जनता के, यानी कि पूरा नाम हो गया जनता प्रतिनिधि। उनके माध्यम से संविधान बना, ठीक है। उन्होंने संविधान सभा में संविधान को लिखा, बनाया, ठीक है। और मूल स्रोत हम भारत के लोग, क्यों? क्योंकि लोकतंत्र के अंदर समूची शक्ति जनता में निहित होती है, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। उम्मीद करता हूं इतना समझ आया होगा। सेकेंड पार्ट के अंदर स्टूडेंट्स क्या आता है, स्वरूप कह सकते हो, प्रकृति कह सकते हो। इसमें 4 वर्ड आते हैं। देखिए, ऐसा लिखा होता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, या फिर कई जगह धर्मनिरपेक्ष भी लिखा होता है, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। यानी कि इसकी 4 प्रकृति कौन कौन सी? सबसे पहली आती है संप्रभुता, ठीक है। सेकंड आती है भाई समाजवादी, फिर आती है धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। उसके बाद आता है लोकतांत्रिक गणराज्य। इसको कई जगह अलग अलग भी लिखा होता है, लोकतांत्रिक और गणराज्य को, ठीक है। मैं इकट्ठा लिख देता हूँ, एक साथ लिख देता हूँ इनको। संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ठीक है। संप्रभुता, इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, संप्रभुता क्या है? देखिए, हम ये सब यहाँ क्यों लिखा गया? ये इसलिए लिखा गया क्योंकि जब हमारा संविधान बन गया और 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आजाद हो गया, संविधान बाद में बना, ठीक है। और तब हमारा देश है ना, जब संविधान बनने के बाद हमारा देश अब संप्रभु है, यानी कि किसी के अधीन नहीं है, ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं है। हमें हमारे हर फैसले लेने का खुद अधिकार है, हमारे पर किसी का दबाव नहीं है। हम किसी भी चीज़ को, हमारे भारतीय क्षेत्र में किसी भी एरिया को हम चाहे तो उस पर दावा अपना छोड़ सकते हैं, चाहे उसको अपने साथ रख सकते हैं, ठीक है। हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, हम संप्रभु हैं, हमारे ऊपर नहीं है कोई, हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं है, ना ब्रिटिश शासन का है ना किसी अदर कंट्रीज का है, ठीक है। ये चीज होती है संप्रभुता, ये खुद में संप्रभु है, ठीक है। समझ आया बस, उम्मीद करता हूँ। आगे देखिए समाजवादी, सेकंड आता है समाजवादी। समाजवादी शब्द को आप देखिए, ये जब प्रस्तावना लिखी गई थी ना, जब संविधान लिखा गया था ना, तब इस समाजवादी शब्द को नहीं जोड़ा गया था। इसको जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। 42 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1976 में इसको जोड़ा गया। हमारा जो समाजवाद है ना, वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। भारतीय जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, साम्यवादी समाजवाद नहीं है। और इसके उद्देश्य क्या है? देखिए, 42वें संविधान संशोधन में तो जोड़ा गया था, पर इसके जो मूल उद्देश्य थे ना, वो इससे पहले भी 1976 से पहले भी हमारी प्रस्तावना में अंतर्निहित थे, संविधान में अंतर्निहित थे। क्या है इसके उद्देश्य? इसके उद्देश्य है कि अमीर और गरीब के भेदभाव को मिटाना, ठीक है। उच्च जाति निम्न जाति के किसी भी प्रकार के कोई भी भेदभाव को मिटाना, ठीक है। और सभी लोगों तक न्यूनतम सुविधाएं पहुंचाना, ओके। और ऐसी कल्याणकारी योजनाएं चलाना जिससे सभी लोगों का भला हो सके, ये सब चीजें इसके अंदर आती है। इसका उद्देश्य यही है समाजवादी का, ओके। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। फिर धर्मनिरपेक्ष क्या होती है स्टूडेंट्स?
ये आप ये भी समझिए। और जो समाजवादी शब्द है ना, ये पहले ये देखिए, समाजवादी एक के एम मुंशी नहीं सॉरी प्रोफेसर केटीसान, हाँ प्रोफेसर केटीसान नाम के एक सदस्य थे संविधान सभा में। तो उन्होंने कहा था कि समाजवादी शब्द जोड़ दीजिए, पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने मना कर दिया। उन्होंने यही कहा कि इसके उद्देश्य हैं जो इसके अंदर संविधान में पहले से अंतर नहीं था, तो अलग से शब्द जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो 42 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया। बाद में धर्मनिरपेक्ष ये भी नहीं जोड़ा गया था, ये भी संविधान जब बना, प्रस्तावना जब बनी, नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, दोनों नहीं जोड़े गए थे। ये भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, तो इसके अंदर क्या था स्टूडेंट्स, धर्मनिरपेक्ष के अंदर इसमें क्या चीज है, धर्मनिरपेक्षता के अंदर की क्या है कि सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, इसके लिए सभी धर्म समान होंगे, चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई मुस्लिम है, चाहे कोई सिख है, चाहे कोई ईसाई है, चाहे जैन है, पारसी है, कोई भी है। ठीक है, किसी में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और सभी सब समान होंगे। ठीक है, जो अवसर हिंदू को मिल रहा है वो मुस्लिम को भी मिलेगा, वो सिख को भी मिलेगा, वो ईसाई को मिलेगा, सबको मिलेगा, सब एक समान होंगे। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता का यही मतलब होता है, सेक्युलर कहते हैं इंग्लिश के अंदर इसको। उसके बाद लोकतांत्रिक गणराज्य, मैं इसको साफ कर देता हूँ थोड़ा सा। लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य इसके अंदर क्या स्टूडेंट्स, लोकतांत्रिक जो है ना, ये संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है। सबसे पहले तो आप ये समझिए, संप्रभुता के सिद्धांत पर लोकतांत्रिक गणराज्य हमारा लोकतंत्र आधारित है, यानी कि संप्रभु है। हम यही चीज जो मैंने मूल स्रोत के अंदर और संप्रभुता के अंदर बताई, वही लोकतांत्रिक है, यानी कि लोकतंत्र के अंदर समूची शक्ति जनता में निहित होती है और ये खुद संप्रभु है। हमें हमारे पर किसी का दबाव नहीं है, भारतीय संविधान पर भारत पर किसी का दबाव नहीं है। ठीक है, और ना हम किसी का अधीन है, हमारे अपने फैसले लेने का स्वयं अधिकार है, किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है। गणराज्य, देखिए गणराज्य दो प्रकार का होता है, एक वंशानु, एक तो सबसे पहले गणराज्य, भारतीय गणराज्य की बात करते हैं। चलो, भारतीय गणराज्य, इसके अंदर क्या है कि जो देश का राजा होगा ना, वो वंशानुगत नहीं होगा, वो वंशानुगत नहीं होगा। जैसे कि ब्रिटेन होगा, ब्रिटेन के अंदर वंशानुगत होते हैं। ठीक है, मतलब वंशानुगत राजा होता है। हमारे देश के अंदर राजा ऐसा नहीं है। हमारे देश का राजा कौन होता है, राष्ट्रपति। ठीक है, कौन होता है, राष्ट्रपति। तो वो वंशानुगत होते हैं क्या, नहीं ना, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाने का मतलब है कि हमने देखिए एमपी को चुना है, हमने सांसद को चुना है, हमने एमएलए को चुना है, हमने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को चुना है, पर हमने राष्ट्रपति को भी चुना है, पर हम उसके लिए वोट डालने गए थे क्या, नहीं। हमने जो जनता प्रतिनिधि चुने, उन्होंने वोट देके राष्ट्रपति को चुना है। ठीक है, तो यही होता है इसके अंदर गणराज्य, यही मतलब है कि इसके अंदर हमारा जो राज्य होगा देश का, वो वंशानुगत नहीं होगा। और कोई भी नागरिक, भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति तक भी बन सकता है, एक इसका मतलब ये भी है। ठीक है, वो सर्वोच्च पद तक, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक जा सकता है कोई भी नागरिक। ठीक है, इसका मतलब ये है। उसके बाद आता है उद्देश्य। उद्देश्य क्या देखते क्या, मुझे लगता है स्टूडेंट्स ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो आपको सेकंड पार्ट मिल जाएगा इसका, और इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सेकंड पार्ट का, तो आप जरूर देखिएगा। उसके अंदर हम उद्देश्य तिथि के बारे में देखेंगे, ग्रेनविल, ऑस्टिन, सुब्बाराव, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, के एम मुंशी, कार्ल फ्रेडरिक के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, इनका क्या महत्व है प्रस्तावना के अंदर, इन्होंने क्या कहा, इनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, और हम प्रस्तावना के अंदर संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता, तो कैसे हो सकता है, मैंने बता दिया 42 संविधान संशोधन। ठीक है, कैसे हो सकता है वो देखेंगे। प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, इस पर काफ़ी डिबेट रही। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको किस प्रकार पढ़ना है। देखिए मेरी ये पहली क्लास थी पॉलिटिकल साइंस की, तो मैंने अपने तरीके से पढ़ाया है। ठीक है, अगर आप चाहते हो किसी और तरीके से पढ़ना तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। ठीक है, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।